सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सो आखिर ये सोशल साइंस होती क्या है? सो आज हम लोग सारी चीजें इस चैप्टर की कवर करेंगे वन शॉट में ही, बेसिक से। तो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो आखिर ये सोशल साइंस होती क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों ये हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चीज आती है, दैट व्हाट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस आखिर होती क्या है? तो सोशल साइंस जो वर्ड है, इसमें ही हमें इसकी मीनिंग पता चलती है। तो सोशल साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशल साइंस हमें ये बताती कि जो हमारी आसपास की सोसाइटी है, ये किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इन्वायरमेंट होगी, हमारी इकोनॉमी होगी, हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी हिस्ट्री होगी, क्या क्या चीज़ें इस सोसाइटी को शेप कर सकती है। ये होती है हमारी सोशल साइंस, हमारी ह्यूमन सोसाइटी एक सिस्टमैटिक स्टडी। हमारी जो नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज होती हैं, आखिर इनके बीच में एक मेन डिफरेंस क्या होता है? जो हमारी नेचुरल साइंसेज होती हैं, वो हमें बताती है मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो कुछ लॉज पे बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बट सोशल साइंस उससे डिफरेंट होती है। सोशल साइंस हमें ह्यूमंस के बारे में बताती है, उसके बिहेवियर, उनके सिस्टम्स, उनके कल्चर्स के बारे में, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका ट्रेडिशंस था, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। क्या रिलेशंस होते हैं ह्यूमंस के बीच में, क्या गवर्नेंस होती है, फॉर एग्जांपल हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या सिविक्स। तो सोशल साइंस आखिर डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं? हर चीज में, डेली लाइफ में भी हम लोग हर चीज के लिए सोशल साइंस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो कहीं पे हार्वेस्ट होती होगी, तो वो फार्मर्स उसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसे मार्केट्स में बेचते हैं, तो वो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो डेली लाइफ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो हमें बसेस, रोड्स मिलती हैं, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सो इसमें हमारी सोशल साइंस का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमें हर चीज़ों के लिए यूज़ होती है, उसमें हमारी सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन से लेके हेल्थ केयर तक हम लोग सोशल साइंस पे डिपेंडेंट है। तो हमारे क्वेश्चन दैट व्हाई डजंट सोसाइटी फंक्शन मेयरली बाय अ चांस। इसका मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी होती है, आखिर वो ऑटोमेटिक क्यों नहीं होती, वो बाय चांस क्यों नहीं होती। सो इसका आंसर है, सोसाइटी कोई रैंडम सी चीज़ नहीं है जो अपने आप ही होती चली जाए, कोई कोइंसिडेंस हो गया सो सोसाइटी में चीज़ होगी। नो, सोसाइटी जो होती है उसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। आखिर क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लोगों की जो लाइफ होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, रूल से, इंस्टीट्यूशन से, कॉपरेशन से। तो बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि हिस्ट्री में कोई इवेंट हो गया, ज्योग्राफी में कोई इवेंट हो गया, क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या नहीं है, ह्यूमंस क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। सो हर चीज़ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए सोसाइटी कोई मेयरली बाई चांस नहीं फंक्शन करती, उसे फंक्शन करने के लिए भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम्स एंड ट्रेडिशंस। सो आखिर हमारी सोसाइटीज जो थी वो चेंज कैसे हुई, क्यों आज हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं, जिस मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, पहले क्या होता था? अर्ली ह्यूमंस जो थे वो डायरेक्टली नेचर पे ही डिपेंडेंट होते थे, हमारे रॉ, अपने रॉ सर्वाइवल के लिए। उसके बाद फार्मिंग हो गई, क्रॉप कल्टीवेशन करते थे, फिर एनिमल्स को पालने लगे। पहले अर्ली ह्यूमंस गुफाओं में रहते थे, फिर धीमे धीमे करके वो अपने छोटे छोटे लाइक सेटलमेंट्स बनाने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। फिर उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने विलेजेस बनाई, जब विलेजेस बनी तो ट्रेड बढ़ा, जब ट्रेड बढ़ा तो सोसाइटल ग्रोथ हुई, विलेजेस से टाउन बने, टाउन से वो सिटीज में एक्सपैंड हो गए। सो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि जो हमारे ह्यूमंस की प्रोग्रेस है वो एक टाइम पे नहीं हुए, वो धीमे धीमे करके हुई है, बट वो कॉन्टिन्यूअस हुई है। ह्यूमंस ने चेंजेस को अडेप्ट किया, फिर वो ओवर द टाइम धीमे धीमे करके ट्रांसफॉर्म होते चले गए।
नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ट्रेडिशंस, कि हमारी जो एंशियंट इंडिया थी उसमें ट्रेडिशंस की क्या वैल्यू थी। जो हमारी एंशियंट इंडिया के लोग थे वो नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते थे, ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो डिस्कशंस करते थे, कुछ रीजंस देते थे। उस टाइम पर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होता था, लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते ही होते थे, उसी से कम्युनिटी का वेलफेयर भी होता था, बाकी सारी चीज़ें भी उसी से होती थी। पंचभूत आखिर होते क्या हैं, कहते किसे हैं? इंडियन ट्रेडिशन में बेसिकली 5 ग्रेट एलिमेंट्स, या जिन्हें हम लोग पंचभूत बोलते हैं, ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स बोले जाते हैं। जो हमारे 5 ग्रेट एलिमेंट्स है वो है पृथ्वी, जो कि होती है हमारी धरती, अर्थ। सेकेंड है हमारा अपा, जिसे हम लोग वाटर बोलते हैं। थर्ड है अग्नि, वायु और आकाश। तो ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये माने जाते थे कि नेचर का कंपोजिशन कैसे होता था, इनके बारे में बताते थे। ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में आखिर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, मेनली ये इसी पे डिपेंडेंट होता था। नेक्स्ट आता है हमारा एक टॉपिक जो कि है वासुदेव कुटुंब, द वर्ड इज वन फैमिली। ये एक बहुत ही डीप सा फिलोसफिकल फ्रेज है। आखिर ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, इसकी मीनिंग क्या है, ये बताता क्या है? ये हमें बताता है कि ह्यूमन सोसाइटीज एक दूसरे पे कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट होती है, फिर चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, कितनी ही पास क्यों ना हो, हर तरीके से वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। आज हम लोग ग्लोबल ट्रेड के बारे में जानते हैं, फॉरेन पॉलिसीज के बारे में जानते हैं। आखिर क्यों, ये कनेक्टेड कैसे हैं? ये जो फ्रेज है हमें इसी के बारे में बताते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज एक दूसरे पे जब तक डिपेंड नहीं होंगी तब तक वेलफेयर कैसे होगा, तब तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग अचीव कैसे कर पाएंगे। हर चीज हमारी ग्लोबली कनेक्टेड होती है। वर्ड इज वन फैमिली, ये जो हमारा माइंडसेट होता है, इससे हम लोगों के बीच में रिस्पेक्ट बढ़ती है, इम्पैथी बढ़ती है, नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली गवर्नेंस। अच्छा, पहले जैसे आजकल का टाइम है, हम लोगों के पास गवर्नमेंट है, बट पहले के टाइम पे तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं थी। तब वहाँ पे क्या सिस्टम होता था? पहले के टाइम पे गवर्नमेंट नहीं होती थी, बट पहले के टाइम पे पॉलिटिकल थिंकिंग जो थी वो जरूर एग्जिस्ट करती थी। हमारे जो कौटिल्य हैं, चाणक्य, जिन्हें हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं, 2300 साल पहले उनकी जो लिखी गई बुक थी द अर्थशास्त्र, जो कि एक बहुत फेमस बुक है, उसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में दिखाया। उन्होंने उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, रूलर्स को क्या ड्यूटीज होती हैं, उसे कैसे रूल करना चाहिए, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए, कैसे पब्लिक का वेलफेयर हो, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। इनफैक्ट उस बुक में ये लिखा गया है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है उसे पब्लिक वेलफेयर से डायरेक्टली लिंक करो। अगर आपको अथॉरिटी मिली है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो आप उसे अच्छे तरीके से निभाओ, प्रिविलेज्ड तरीके से मत लो। इनफैक्ट आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस चीज को लेके होनी चाहिए। नेक्स्ट आता हमारा एक क्वेश्चन, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र व्हिच वाज कंपोज्ड 2300 इयर्स एगो। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि रूल जो होता है, रूलर जो होता है, उसे आखिर अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में लिखा गया था। इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, मिलिट्री कैसी होनी चाहिए, रूलर्स की एथिकल ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि वो अपना सिटीजन्स का पूरी तरीके से वेलफेयर कर पाएँ। इन सब चीज़ों के बारे में मेनली उनकी अर्थशास्त्र में लिखा गया है। सोशल जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, आखिर वो पहले के बारे में जानते कैसे हैं, वो सच को कैसे पता लगाते हैं? आजकल कितने सर्वे होते हैं, वो लोग पब्लिक ग्रुप्स को गैदर करके उनसे उनकी राय जानते हैं। फिर जो इतने भी लोगों की जैसी थिंकिंग होती है, जो आंसर्स होते हैं, उन्हें एनालाइज करके लोगों की थिंकिंग के बारे में पता करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, एंशियन टेक्स्ट को वो लोग एग्जामिन करते हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया था। इनफैक्ट आजकल कुछ साइंस के टूल्स जैसे कि कार्बन डेटिंग हो गई, जेनेटिक्स हो गया, जीआईएस मैप्स का भी यूज होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कार्बन डेटिंग, जेनेटिक्स, जीआईएस मैप्स क्या होते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग आगे इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। आता है हमारा कि जो हमारी जो सोशल साइंसेस के मेनली तो 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ज्योग्राफी, जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ से रिलेटेड होती हैं, अर्थ की सराउंडिंग से रिलेटेड होती हैं, वो सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम लोग ह्यूमंस का जो पास्ट था, वो कैसे रहते थे, क्या उनका ट्रेडिशन कल्चर था, उसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो इवॉल्व हुए बाय द टाइम, उसके बारे में पढ़ते हैं।
पॉलिटिकल साइंस में हम लोग या सिविक्स में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में सिटीजन्स की पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग रिसोर्सेज, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और भी चीज़ें होती हैं सोशल साइंस में, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, बट मेन हमारे यही चार होते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी जो होता है उसके स्पेशल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आखिर चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, आखिर वो वहाँ पे क्यों लोकेटेड हैं, या फिजिकल फीचर्स जो कि टाइम के साथ साथ इवॉल्व कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इंटरडिपेंडेंसी के बारे में। हमारा ज्योग्राफी में टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ होता है ज्योग्राफी में। एडवांस्ड जियोस्पेशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज ज्योग्राफी में किया जाता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम लोग जीआईएस बोल रहे थे, इसमें आता है हमारा जीपीएस, सैटेलाइट डेटा, इंफोग्राफिक्स, डिजिटल एटलस। जीपीएस हो गया हमारा, हम लोग किसी की भी लोकेशन पता लगा सकते हैं। सैटेलाइट डेटा से हम लोग कोई भी चीज़ अर्थ पे हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसका पता लगा सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं। तो हमारा हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमंस के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, कि आखिर वो लोग टाइम बाय टाइम इवॉल्व कैसे हुए। सो सबसे पहले हिस्ट्री में आता है इतिहास, पुराण, ट्रेडिशन, जो हमारी लेगेसी थी, कि हमारी जो वैल्यू और मेमोरीज थी उसे उसमें हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे प्रिजर्व किया गया। और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है वो किस पे बेसिकली डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है एविडेंस पे। एविडेंस हमारे पास आ गया, फिर उस होती है उसकी कार्बन डेटिंग। सो कार्बन डेटिंग एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम लोग कार्बन की मदद से किसी भी ऑर्गेनिक एंशियंट एलिमेंट की एज पता लगा सकते हैं कि आखिर वो कितने सालों पहले की है। नेक्स्ट आती है हमारी जेनेटिक ट्रेसेस, उसका जीन्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए पता लगा सकते हैं, उनकी इनहेरिटेंस के बारे में जान सकते हैं। और फिर लास्ट में उस प्रूफ का डेटा एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस यानी कि फैक्चुअल तरीके से, अनबायस्ड तरीके से हम लोग एक्यूरेट कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। तो हिस्ट्री को जानने के लिए भी हमारे पास दो सोर्स, एक तो जो हमारा सोर्स होता है वो होता है हमारा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स यानी कि जो रिटन टेक्स्ट, जो पहले के टाइम के टेक्स्ट हो गए, जो पाम लीफ पे स्क्रिप्चर्स पाए जाते थे, कोई लेटर हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, डायरी हो गई, एथिकल टेक्स्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के हिस्टोरियंस पता लगाते थे कि उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे लोगों की थिंकिंग क्या थी। सेकंड जो हमारे पास सोर्स आता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि कहीं पे भी किसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाके सर्वे करना, वहाँ से जो चीज़ें मिली उसको एनालाइज करना, उन चीज़ों की कार्बन डेटिंग करना, फिर उसका जेनेटिक ट्रेस करना, इन सब चीज़ों को करना, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना। अब जैसे कि हमारे सिंधु सरस्वती स्टैचू, सिंधु सरस्वती यानी कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के टाइम पे, सो वहाँ से जो चीज़ें मिली उससे जानना कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनके पास क्या क्या चीज़ें होती थी। वहाँ अगर कोई डायटी मिली, कोई मूर्ति मिली, तो उससे ये चीज़ पता लगती अच्छा कि उस टाइम पे इन भगवान को लोग मानते थे या किसी को मानते थे। सो इन सब के बारे में। सो हिस्ट्री केवल दो सोर्सेस पे ही डिपेंडेंट नहीं होती है, और भी चीज़ों से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो कि है एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स। अब हमने रिटन और आर्कियोलॉजिकल के बारे में तो बात कर ली, बट एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी होता है इंस्क्रिप्शंस की स्टडी। अब जैसे कि पहले के टाइम में रॉक पिलर्स पे, केव गुफाओं के अंदर दीवालों पे लोग कुछ लिख देते थे, हार्ड मटेरियल्स पे, प्लेट्स पे कुछ लिख दिया, टेम्पल वॉल्स पे कुछ लिख दिया, तो उसे पढ़ के हिस्टोरियंस पता लगाते थे। न्यूमिस्मैटिक सोर्स है, न्यूमिस्मैटिक यानी कि स्टडी ऑफ क्वाइंस। अब जैसे कि हमारे पास दो क्वाइंस हैं, एक क्वाइन बहुत ही अच्छा सिक्का है, मतलब वेल फर्निश्ड है, वेल शेप्ड है, चमक बहुत अच्छी है उसकी, और एक क्वाइन जो है बहुत अच्छा नहीं है, उसकी अपनी कोई सच बहुत अच्छी चमक नहीं है, शेप भी नहीं है। सो इन दो कॉइन्स को देख के हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जो कॉइन अच्छा है उस टाइम का रूलर अच्छा होगा, उसका जो शासन होगा वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, उस टाइम पे उसके पास पैसा बहुत होगा, उसकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। और जो कॉइन खराब है उसे देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस टाइम का रूलर जो होगा वो थोड़ा क्राइसिस में हो सकता है, उसका शासन अच्छा नहीं होगा,
उसके पास पैसा नहीं होगा। इनफैक्ट कॉइन से तो हम लोग क्रोनोलॉजी के बारे में जान सकते थे, राजाओं के बारे में जान सकते थे, मेटल कौन सा यूज हो रहा था उसके बारे में जान सकते थे, ट्रेड कैसे होता था उसके बारे में जान सकते थे। एपिग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अशोक ब्राह्मी पिलर्स। अशोका ने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पिलर्स के ऊपर लिखा हुआ था अपने टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, तो उन्होंने इसलिए लिखा था कि आगे चल के लोग इसे देखें तो उन्हें जो है अच्छे से राज्य कैसे संभालना होता है, धर्म की नॉलेज हो जाए। कृष्णदेव राय जो हमारे किंग थे उनके टाइम पे उन्होंने जो कन्नड़ डिक्री यानी कि उन्होंने जो ऑर्डर्स वो पास करते थे कन्नड़ लैंग्वेज में एक लेटर के फॉर्म में, जो कि लोगों में अनाउंसमेंट कराने के लिए होता था, तो उसे पढ़ के भी कुछ चीज़ें हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो समुद्रगुप्त के कॉइन्स थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉइन्स थे गुप्ता एम्पायर के। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो गोल्ड के बने होते थे और अपनी हाई क्वालिटी के लिए वो जाने जाते थे। समुद्रगुप्त ने अपने रूलिंग टाइम में इशू करे थे। एंड सेकेंड, जहांगीर जोडियक करेंसी। जहांगीर जो कि एक मुगल एम्परर है, तो जहांगीर ने जो कॉइन्स इशू किए थे उसमें जोडियक साइंस बने हुए थे। हर जो हमारे ये राशि होती हैं 12 जोडियक साइंस होते हैं, तो वो 12 जोडियक साइंस हर सिक्कों में बने होते थे, वो मंथ्स को सिंबलाइज भी करते थे। तो ये हम लोगों के कॉइन्स के बारे में चीजें हो गई। नेक्स्ट आता हमारा एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक हिस्टोरिकल सोर्सेज। सो एपिग्राफी में हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि किसी स्टोन पे या हार्ड चीजों पे कार्व किए गए होते हैं। इन कंट्रास्ट न्यूमिस्मेटिक्स में हम लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि रिसर्चर्स को मॉनेटरी सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, क्रोनोलॉजी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस जो कि होती है गवर्नेंस, पावर, डिसीजन, सिविल राइट्स, ह्यूमंस के पास क्या राइट्स होने चाहिए, ह्यूमंस की क्या ड्यूटीज होती हैं, ये सब हम लोग पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं कि कैसे स्टेट इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करते, लॉ बनाते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फ्रेम किया जाता है ताकि सिटीजन की जो लिबर्टी होती, फ्रीडम होती, वो सिक्योर हो सके, हर सिटीजन के पास अपना इक्वल राइट हो। इनफैक्ट विलेजेस में जो पंचायती राज सिस्टम होता है ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स एज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एंशियंट इंडिया में पॉलिटिक्स को कभी मॉरल वैल्यू से सेपरेट नहीं किया था। अगर पॉलिटिक्स होती थी उसके साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी साथ में आती थी। पहले एंशियंट इंडिया में धर्म, अर्थ और राजधर्म, इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता था। धर्म यानी कि जो मॉरल ड्यूटी है, जस्टिस है, ये ज़रूर होना चाहिए अगर आपके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी, अगर आप कहीं के राजा हो। अर्थ होना चाहिए यानी कि मटेरियल इकोनॉमिक वेलबींग होना चाहिए। राजधर्म, रूलर्स प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी प्रजा की प्रोटेक्शन करनी होगी। सो अथॉरिटी जो थी वो एक स्ट्रिक्ट ड्यूटी की तरह देखी जाती थी, प्रिविलेज की तरह नहीं कि अगर आपको राजपाट दे दिया गया तो आप अपनी मनमर्जी कर लो। नो, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाना पड़ेगा। सो बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं हमारे, टेक्सचुअल प्रूफ जैसे कि वेद, उपनिषद, इनफैक्ट महाभारत जिसमें धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जो महाभारत हुई थी आखिर वो हुई क्यों थी? वो हुई थी धर्म की स्थापना करने के लिए। सो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स एज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, मतलब प्रोडक्शन जो हो वो भी अच्छी तरीके से हो। प्रोडक्शन यानी कि गुड्स को क्रिएट करना, क्रॉप्स की फार्मिंग वगैरह हो गई, रॉ मटेरियल्स को क्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो उन गुड्स का अच्छी तरीके से सब तक पहुंचे, ये ना हो कि आधे लोगों के पास पहुंचा आधे लोगों के पास नहीं पहुंचा। सो गुड्स का अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना। एंड लास्टली कंजप्शन, जो कंज्यूमर्स हो वो उन गुड्स को जो कंज्यूम करते, तो ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स में आती हैं। सो ग्रोथ के साथ साथ सोशल इक्विटी, पब्लिक वेलफेयर, रिसोर्स प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इंडिया का इकोनॉमिक पाथ क्या रहा है? सो तीन चीज़ें हैं। प्री कॉलोनियल एरा यानी कि इंडिया जब फॉरेनर्स के रूल में नहीं था तब इंडिया कैसा था? सो इंडिया एक्सपोर्ट्स में लीडर होता था। जब जब हम लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, कॉटन वीविंग में बहुत आगे होता था, स्पाइसेस में, ट्रेड में, इन सब चीज़ों में इंडिया बहुत आगे होता था। उसके बाद हो गया कॉलोनियल डिस्ट्रप्शन,
इंडिया आ गया फॉरेनर्स के कंट्रोल में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो गई, उसके जो हैंडलूम्स वगैरह थे वो सब डिक्लाइन हो गए, पॉवर्टी आ गई, फेमाइन यानी कि हंगर वगैरह। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि अब जो टाइम चल रहा है उसमें इंडिया में इंडस्ट्रीज रीबिल्ड हो रही हैं, दोबारा से बन रही हैं, एजुकेशन भी बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बढ़ रही हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बढ़ रहे हैं। सो अब इंडिया का जो करंट फोकस है वो है कि हम लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो और सोसाइटी जो है उसके हर सेक्शन तक सारे बेनिफिट्स पहुंचे। नेक्स्ट आता है हमारा वाई डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, आखिर इस जो सब्जेक्ट है हम लोग इसे पढ़ते क्यों हैं। सो सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से जितने भी डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन होते हैं हमारे, हम लोग को उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, सिविक पब्लिक लाइफ जो होती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज, पॉवर्टी वगैरह भी रिजॉल्व हो जाती हैं। नाउ दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, द रोड अहेड। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपका जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज बहुत देखा जा चुका है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। सो अब हम लोगों को ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो हमारे इस इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी जो करंट नीड्स हैं, हमें जिन रिसोर्सेज की प्रेजेंट में ज़रूरत है, हम उन रिसोर्सेज की नीड को पूरा तो करें, बट हम लोग फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हमें अभी कोई बिल्डिंग बनानी है, हम लोगों ने अभी तो सारे पेड़ काट दिए, बट कुछ सालों बाद वो फ्यूचर जनरेशन्स को इफ़ेक्ट करेगा ना। सो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो सस्टेनेबल हो, हमें माइग्रेशंस को सपोर्ट करना है, स्मार्ट अर्बन सिटीज़ वगैरह को सपोर्ट करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एथिकल चीज़ों के साथ बैलेंस आउट करना है। सो हमारे बहुत सारे अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इंडिया अचीव करेगा। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर द चैप्टर, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर दीजिए। टिल देन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।